दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे में जब सिलेक्शन होता है आरआरबी द्वारा, तो आपका डिवीज़न कैसे अलाउट होता है, फिर स्टेशन कैसे अलाउट होता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जब आप आरआरबी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जब पैनल आता है तो उसमें देखे होंगे कि जो आपका रिकमेंड जो भेजा जाता है, मतलब जोनल रेलवे को, तो उसमें लिखा रहेगा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। जैसे सेंट्रल रेलवे भेजा गया तो सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे भेजा गया तो नॉर्दर्न रेलवे, उसमें भेजा जाता है। तो उसमें यानी जब आरआरबी क्या होता है, सिलेक्शन करने के बाद जब फाइनल पैनल को जोन को भेज देती है, जोन फिर उसको जोन जो है अपना अनुसार डिवीजन अलाउट करता है। तो आप आज बताएंगे कि डिवीजन किसको कैसे कैसे अलाउट होता है। तो क्या होता है, हर आरआरबी का एक क्षेत्र होता है, उसी अनुसार उसकी नियुक्ति यानी उस डिवीजन की नियुक्ति करती है। तो आप जैसे कुछ डिवीजन तो आप आरआरबी के द्वारा जब आपका जोन अलाउट हुआ तो उसी से पता लग जाएगा कि आपको कौन सा डिवीजन अलाउट होने वाला है। जैसे आरआरबी मुंबई से, तो आरआरबी मुंबई से अगर आपको वेस्टर्न रेलवे मिला हुआ है, जैसे आपका फाइनल पैनल आया है तो उसमें लिखा हुआ कि वेस्टर्न रेलवे आपका जब जो रोल नंबर के आधार पर देखेंगे तो जो है, अगर वेस्टर्न रेलवे आपका अगर WR वेस्टर्न रेलवे मिला है तो वेस्टर्न रेलवे मिला है तो या तो आपको यानी वही वेस्टर्न रेलवे है तो फिक्स है, आपको या तो वहाँ का हेडक्वार्टर मिलेगा या तो फिर जैसे कुछ वैकेंसी हेडक्वार्टर में भी होती है। तो अगर वेस्टर्न रेलवे मिला है तो आपका यह निश्चित है, आपको मुंबई यानी वेस्टर्न रेलवे का जो वेस्टर्न रेलवे में मुंबई डिवीजन है तो मुंबई डिवीजन ही मिलेगा। रेयर केस में कभी कभी कुछ को भी वेस्टर्न रेलवे में भी दूसरा, लेकिन फिक्स है कि आरआरबी मुंबई क्या है कि उसका क्षेत्र जो है वेस्टर्न रेलवे के लिए मुंबई डिवीजन ही मिलेगा। बाकी सेंट्रल रेलवे है, उसके सेंट्रल रेलवे की पूरी हर डिवीजन जो भी है, जैसे भुसावल हुआ, पुणे हुआ, मुंबई हुआ, नागपुर हुआ, सोलापुर हुआ, तो सब यानी कहीं भी दे सकता है। अगर सेंट्रल रेलवे जिसको मिला तो सेंट्रल रेलवे में कहीं भी दिया जा सकता है। तो पहले बताते हैं कि किस आधार पर होती है। तो अगर आप वेस्टर्न रेलवे मिला है जिनको, तो उससे आप आरआरबी के आधार पर ही क्लियर हो जाएगा कि अगर आरआरबी मुंबई से वेस्टर्न रेलवे मिला है तो आपको मुंबई सेंट्रल डिवीजन जो होता है वेस्टर्न रेलवे में, मुंबई डिवीजन है। मुंबई डिवीजन वेस्टर्न रेलवे में भी है मुंबई डिवीजन, और सेंट्रल रेलवे में भी एक मुंबई डिवीजन है। तो अगर वेस्टर्न रेलवे मिला तो आपको आरआरबी मुंबई से वेस्टर्न रेलवे मिला तो आपको है कि मुंबई डिवीजन ही मिलेगा। और बाकी जिनका सेंट्रल रेलवे मिलेगा तो सेंट्रल रेलवे में मिलेगा, तो फिर उसके बारे में बताएंगे उसका डिवीजन कैसे अलाउट होगा। और अगर उसमें भी अगर मुंबई से साउथ सेंट्रल रेलवे अगर किसी को मिल गया है, कुछ वैकेंसी कभी साउथ सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई लेता है, तो उससे साउथ सेंट्रल का मिला तो उसमें जिनको अगर कुछ रोल नंबर साउथ सेंट्रल जिनको मिला है कि साउथ सेंट्रल में प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ सेंट्रल रेलवे को भेजा गया, तो साउथ सेंट्रल में मिला है तो समझिए आपको आरआरबी मुंबई से साउथ सेंट्रल मिला है तो फिर आपको नांदेड़ डिवीजन मिलेगा। उसी आधार हर आरआरबी का क्या हुआ, अपना क्षेत्राधिकार बटा हुआ रहता है कि किस डिवीजन की आरआरबी किस डिवीजन की वैकेंसी कैसे यानी कौन कौन आरआरबी लेगा, इस आधार पर रहता है। तो ये हुआ। उसी तरह अगर प्रयागराज आरआरबी प्रयागराज है, आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद है, तो उसमें आरआरबी प्रयागराज क्या करती है, एनसीआर की हर डिवीजन, एनसीआर में प्रयागराज, झांसी, आगरा, यानी तीनों डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी प्रयागराज लेती है। और नॉर्दर्न रेलवे की भी दो डिवीजन लखनऊ और मुरादाबाद की वैकेंसी आरआरबी प्रयागराज द्वारा लिया जाता है। तो उसी अनुसार और भी आरआरबी का अलग अलग है, यानी क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। जैसे आरआरबी अजमेर है तो अजमेर एनडब्ल्यूआर की सारी डिवीजन, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की वैकेंसी तो लेगी। और WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे की कोटा, अगर आरआरबी अजमेर से किन्हीं को WCR मिला है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मिला है WCR, उसमें अगर रोल नंबर के आधार उसमें लिखा है कि आपका जो है WCR प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर WCR को भेजा गया है, तो समझिए आपको WCR जिनको मिला है तो उनको कोटा मिलेगा। और बाकी अगर NWR मिलेगा तो उसका तो अलग अलग, फिर उसमें से आपको जो भी है कोई भी डिवीजन दिया जा सकता है। तो इस आधार पे अलग अलग रहता है। तो हर जोन का अलग अलग ये रहता है, यानी हर आरआरबी का ये फिक्स रहता है कि उसका क्षेत्राधिकार बटा हुआ रहता है कि उसी डिवीजन की उसको यानी वो रिक्तियां को भरेगा। जैसे आरआरबी भोपाल, तो आरआरबी भोपाल जो है WCR की हेडक्वार्टर की वैकेंसी और जबलपुर और भोपाल डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी भोपाल द्वारा भर जाती है। और वेस्टर्न रेलवे की रतलाम डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी भोपाल द्वारा। तो अगर आरआरबी भोपाल से किन्हीं को वेस्टर्न रेलवे मिला है, आरआरबी भोपाल से
अगर WCR मिलेगा तो उसमें भी चेंज होगा, कहीं भी किन्हीं को जो जबलपुर भी दिया जा सकता है या भोपाल भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर RRB भोपाल से अगर WCR मिला है तो आपको रतलाम डिवीजन ही मिलेगा। तो ये रहता है, हर RRB का क्षेत्राधिकार ये दिया हुआ रहता है, कुछ यानी किस आधार पे किसकी वैकेंसी ये भरी जाती है। उसी तरह अहमदाबाद है तो अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे की अधिकतर, अहमदाबाद जो है वेस्टर्न रेलवे की अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, इसके डिवीजन को यानी वो सब डिवीजन की जो नियुक्तियाँ जो खाली पद होते हैं उसको RRB अहमदाबाद से भरा जाता है। उसी तरह RRB बिलासपुर, अगर किन्हीं को RRB बिलासपुर से, बिलासपुर में क्या है, RRB बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी दिया हुआ है कुछ वैकेंसी, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अगर RRB बिलासपुर से अगर सेंट्रल रेलवे मिला है तो सेंट्रल रेलवे अगर कुछ, क्योंकि कम सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी कम रहेगा RRB बिलासपुर से, क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी RRB मुंबई द्वारा लिया जाता है। तो RRB बिलासपुर से भी कुछ वैकेंसी सेंट्रल रेलवे की यानी भरी जा रही है। तो अगर RRB बिलासपुर से आपको सेंट्रल रेलवे मिला हुआ है तो इसका ये मतलब है, आपको जिनको सेंट्रल रेलवे RRB बिलासपुर से सेंट्रल रेलवे मिला है तो वो उनको फिक्स है कि उनको नागपुर डिवीजन ही मिलेगा। ये नहीं कि RRB बिलासपुर से सेंट्रल रेलवे मिला और उसको मुंबई या सोलापुर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि हर यानी रेलवे पर RRB का क्या हुआ, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वही क्षेत्राधिकार बना दिया गया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, उसी आसपास जो डिवीजन है वहाँ पे उसी की वैकेंसी को ये करती है। तो मतलब कुछ अब RRB जैसे रांची है तो रांची में RRB रांची है तो RRB रांची से क्या है, अगर ECR मिला इस सेंट्रल रेलवे तो RRB रांची से तो इस ECR मिला है तो उसको धनबाद डिवीजन मिलेगा, ये रहता है। हालांकि कभी कभी रेयर केस में कभी कभी अगर उसमें अगर वैकेंसियाँ कभी ज़्यादा हो गई किसी डिवीजन में तो दूसरे यानी अपने जोन में दूसरा डिवीजन, अगर RRB रांची से ECR मिला, RRB रांची से जिनको ECR मिला है तो धनबाद डिवीजन तो फिक्स है कि धनबाद मिलेगा। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि धनबाद, कभी रेयर केस में ये दूसरे डिवीजन DDU, अगर DDU में डिवीजन में वैकेंसी यानी ECR में DDU में अगर वैकेंसी कम है और तो फिर उसको ये RRB रांची वाली से भी कुछ को DDU दिया जा सकता है। तो इस आधार पे कुछ RRB से ही तो फिक्स हो जाएगा, क्या RRB के आधार पे ही फिक्स हो जाएगा कि उस अगर जोन में आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा, ये रहता है ये। और बाकी जहाँ एक से अधिक डिवीजन, अगर RRB में एक से अधिक डिवीजन है, मतलब जो RRB अधिक डिवीजन, तो उसकी क्या होता है, सबसे पहले जैसे अब हम RRB प्रयागराज इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो RRB प्रयागराज इलाहाबाद में जो RRB NCR की जो भी वैकेंसी सेलेक्ट पूरे जो भी फाइनल पैनल जब आपका RRB पूरी रिकमेंड करने को ये पूरा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट वगैरह फाइनल रिजल्ट होने के बाद वो पैनल को फिर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर हेडक्वार्टर NCR हेडक्वार्टर के पास भेजेगा। अब NCR हेडक्वार्टर के पास जो भी आई वैकेंसी RRB इलाहाबाद से तो वो अपना किस डिवीजन में जो ये जो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जिस डिपार्टमेंट के आप जैसे सिग्नल की है, सिग्नल का सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 हुआ तो जो PCST होते हैं प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, उस यानी वो हेडक्वार्टर के उनके अनुसार किस डिवीजन में कितनी रिक्तियाँ चाहिए उसके अनुसार वो उस डिवीजन को भेजते हैं। तो सबसे पहले तो अपना इलाहाबाद बड़ा डिवीजन है तो ज़्यादा को पहले तो इलाहाबाद में दिया जाएगा, फिर उसी के अनुसार कुछ को झांसी कुछ को आगरा। तो ये फिक्स नहीं है कि किस आधार पे मेरिट और कुछ नहीं रहता, एक रैंडमली कुछ को यानी प्रयागराज दे दिया जाएगा, उसी अनुसार कुछ वैकेंसी और कुछ वैकेंसी वहाँ आगरा दे दिया जाएगा, कुछ को वहाँ झांसी दे दिया जाएगा। हाँ, और बाकी ये चीज़ भी अनुपात देखा जाता है कि जैसे जहाँ जैसे किस कैटेगरी की वैकेंसी, अगर कहाँ SC और ST की वैकेंसी जहाँ जहाँ जैसे रहती है उस अनुसार उसको भेजा यानी उस अनुसार भेजा जाता है। और ये कुछ नहीं रहता कि मेरिट में तो जो टॉप रहेंगे उसको ही इलाहाबाद दिया जाएगा और जो उससे कम रहेंगे तो उसको आगरा या झांसी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और ये भी नहीं देखा जाता है कि जो इलाहाबाद के आसपास के हैं तो उनको ही इलाहाबाद दिया जाएगा, वो सब फिक्स कुछ नहीं रहता, वो सब रैंडमली कुछ को। तो जब हम लोग 2012 वाला टी बैच में तो जो इलाहाबाद के आसपास के थे उनको भी झांसी दे दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। और मेरिट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उन्हीं को इलाहाबाद मिलेगा और बाकी को आगरा या झांसी दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं रहता है, रैंडमली ये कर जाएगा। तो सबसे पहले जब RRB के बाद जब फाइनल पैनल आता है वो जोनल रेलवे को भेज दिया जाता है। जोनल रेलवे अपने जो डिवीज़न होते हैं उस डिवीज़न में
यानी उस डिवीजन को भेज दिया जाता है, मतलब जिस डिवीजन में जितनी वैकेंसी होती है उस आधार पर उसको भेज दिया जाता है। फिर उस डिवीजन, और जब आपको तो आरआरबी में जब सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ से जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें मालूम चल जाता है कि आपको किस जोन के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास भेजा गया है। और फिर डिवीजन आपको कब मालूम पड़ेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग अलग अलग, जब जिनका फाइनल आता है, तो जब अब हालांकि अब हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन अभी तक वही चल रहा था कि मतलब जो फाइनल जिस डिवीजन के पास जब पूरी जो है जोन से हर डिवीजन को भेज दी जाती है वैकेंसी, ये जितनी सीटें हैं सबको भेज दी जाती है, और हर डिवीजन अपने अनुसार फिर वो जो ज्वाइनिंग के समय जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो मालूम चलता है कि आपको कौन सा डिवीजन से आपका कौन सा डिवीजन मिला है। और बाकी हेडक्वार्टर से भी मालूम चलता है, लेकिन वो तो इंटरनल रहता है, किस डिवीजन के पास भेज दिया जाता है, तो ये रहता है। हालांकि अब तो आरआरबी मेडिकल भी अब आरआरबी में होता है। पहले क्या होता था, आरआरबी फाइनल जब फाइनल बना के डीबी वगैरह के बाद फाइनल भेज देती थी जोन को, जोन जो है फिर डिवीजन को भेज देता था, और डिवीजन से फिर ज्वाइनिंग के समय मेडिकल होता था। तो उसमें क्या होता था, मेडिकल अनफिट हो जाते थे कुछ, तो वो वैकेंसी खाली रह जाती थी। तो उसके बाद अब क्या हुआ, आरआरबी जो है आरआरबी में ही पहले ही उसका मेडिकल वगैरह लेके फिर मेरिट बनाती है, और उसके बाद फिर जोनल रेलवे को भेजती है। जोनल रेलवे फिर आप डिवीजन को भेजेंगे, और डिवीजन फिर आपको डिवीजन जो है हर यानी अपने अपने अनुसार ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगी। ज्वाइनिंग के अनुसार उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो उसमें लगेगा, बाकी कुछ डिवीजन पहले ही बॉन्ड जब ज्वाइनिंग के समय ही बॉन्ड, जैसे आरआरबी मुंबई वगैरह, मुंबई पुणे वगैरह, वो ज्वाइनिंग के समय ही ज्वाइनिंग के लिए जब बुलाते हैं तो उसी समय बॉन्ड वगैरह भरवा लेते हैं कि आपको कि हर ये तो नियम है कि जब रेलवे जब ज्वाइन करवाते हैं तो एक बॉन्ड भरवा लेती है कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको ज़्यादातर ट्रेनिंग जिनकी ज़्यादा दिन की रहती है ना, 1 साल के अधिक ट्रेनिंग रहती है, 1 साल के अधिकतर को ये बॉन्ड भरा लेती है कि क्योंकि रेलवे जब ट्रेनिंग करवाती है तो उसमें आपको सारा यानी एक तो स्टाइपेंड भी देती है और प्लस आपका ट्रेनिंग में जो भी खर्चा है तो एक बॉन्ड भरवा लेती है कि आपको ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद आप कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जब पोस्टिंग होगी तो कम से कम आपको 5 साल रेलवे की सेवा करना जरूरी है। तो एक तरह का ये बॉन्ड भरवाती है। तो ये सब रहता है प्रक्रिया आपको ज्वाइनिंग के समय। और अब बताते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के समय जब ज्वाइनिंग के लिए अगर आइएगा तो वो तो अलग अलग पहले जिसे क्या रहता है, कुछ जिसकी ट्रेनिंग ज़्यादा दिन का रहता है, अप्रेंटिस ग्रुप में 1 साल के आसपास की ट्रेनिंग या 6 महीना, तो उसको क्या है वो ज्वाइनिंग के समय एक डिपो भेज दिया जाता है। मतलब जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अधीन जो डिपो होता है उसमें भेज दिया जाता है। फिर जब जो वहाँ ट्रेनिंग का बैच शुरू होता है, यानी कुछ दिन लाइन ट्रेनिंग करवाया जाता है, फिर ट्रेनिंग में बैच शुरू होता है तो फिर वहाँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कराया जाता है, फिर लाइन ट्रेनिंग कराया जाता है, फिर फाइनल होता है, इस आधार पर होता है। तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है, और जिनकी ट्रेनिंग कम रहता है 2 महीना 3 महीना, ये सब जैसे स्टेशन मास्टर होता है, ट्रेन मैनेजर ये और सीसीटीसी, ये सब की इनकी ट्रेनिंग कम रहती है, तो उन लोग को ज्वाइनिंग के समय सारी प्रक्रिया करवा ली जाती है। और उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग का बैच शुरू होता है तो यहाँ से फिर आपको एक एपीओ, ये यहाँ के जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या डीपीओ के यहाँ सीनियर डीपीओ के यहाँ से एक लेटर आपके नाम से बना के सारे को सबके लेटर दे के फिर ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें ZRTI को यानी भेजा जाता है ट्रेनिंग में, डायरेक्ट ट्रेनिंग में, जिसकी ट्रेनिंग कम रहती है। और जिनकी ट्रेनिंग ज़्यादा दिन की रहती है, जो अप्रेंटिस के रूप में जिनकी ट्रेनिंग 1 साल के आसपास रहती है, तो उनको लाइन ट्रेनिंग भी करना रहता है और वहाँ भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फेज में डालना रहता है। तो उसको एक डिपो यानी अलॉट कर दिया जाता है, डिपो में भेज दिया जाता है। यानी अलग अलग जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अधीन जो होता है ना, तो उसके पास जो डिपो होता है उसमें भेज दिया जाता है। तो उसी फिर वहाँ से तो इसमें क्या रहा, फिक्स नहीं रहता है, कुछ को एक रेंडमली कहीं भेज दिया जाता है। हालांकि ट्रेनिंग में आप अगर जो जिनके आसपास नज़दीक घर है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रेनिंग में हमको ये किसी का यहीं के आसपास ट्रेनिंग में स्टेशन में ट्रेनिंग करवाए, तो उस समय आपको हो सकता है नज़दीक में कर दिया जाए। और जहाँ तक जब पोस्टिंग की बात होती है कि आपको कौन सा स्टेशन चाहिए, तो कभी कभी कोई डिवीजन आपको पूछ भी एक नॉर्मली पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ चाहिए। लेकिन क्या होता है, पोस्टिंग में भी प्रक्रिया होती है। जो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं डिवीजन में, जैसे सिग्नल एंड टेली के सीनियर डीएसटी होते हैं, तो उनके पास जिस डिपो में सीटें खाली रहती है, आप जिनके टेक्नीशियन ग्रेड 3 हैं या टेक्नीशियन ग्रेड 1 आए हैं, तो जिस डिपो में वैकेंसी खाली रहेगी उसी अनुसार उनको उस स्टेशन अलाउड कर दिया जाएगा, उस अनुसार उनको अलाउड कर दिया जाता है। और बाकी अगर आप अपने सर अगर उनसे मिल के या तो अगर आप
पूछा भी जा सकता है कि आपको कहाँ चाहिए, लेकिन अगर आपको जो स्टेशन चाहिए और वहाँ ग्रेड 1 का सीट खाली नहीं हो या ग्रेड 3 का सीट नहीं हो, तो फिर वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको वो स्टेशन अलाउट होगा। हालांकि जब पोस्टिंग हो जाएगी, पोस्टिंग के बाद फिर आप जब अपने स्टेशन चले जाइए, ये ड्यूटी करना शुरू करिए, उसके बाद एक आती है प्रायोरिटी के लिए, आप ये डिवीज़न में आके एक प्रायोरिटी लगा दीजिए कि हमको अपने डिवीज़न में ही ये स्टेशन या ये डिपो में इस स्टेशन चाहिए, तो फिर आप प्रायोरिटी लग जाएगा। फिर प्रायोरिटी के बाद फिर जैसे ही वहाँ वैकेंसी, वहाँ उस स्टेशन की वैकेंसी खाली होगी, अगर वहाँ से कोई अगर ग्रेड 1 वाले जेई बने या तो वहाँ ग्रेड 1 का सीट खाली हुआ, तो फिर आपको वहाँ फिर प्रायोरिटी आपका, अगर वो स्टेशन जैसे मिर्ज़ापुर स्टेशन में 5 लोग प्रायोरिटी लगाए हैं, मिर्ज़ापुर स्टेशन के लिए आने के लिए 5 लोग प्रायोरिटी लगा कर रखे हैं, तो जो जिनकी प्रायोरिटी जो पहले लगाए हैं तो उनका प्रायोरिटी क्लियर होगा। फिर एक जब वो ये सब होता है ना, कुछ लोगों की नई ये पोस्टिंग होती है ना, तो फिर कुछ पुराने लोगों को इधर उधर कर दिया जाता है, मतलब प्रायोरिटी के अनुसार उसको वहाँ भेज दिया जाता है। इस आधार पे रहता है, ये फिक्स कोई ये इसका क्राइटेरिया ये नहीं रहता है कि किस आधार पे आपको स्टेशन रहता है, ये रहता है। वो जो उस डिवीज़न के जो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो अपने अनुसार जहाँ जहाँ सीटें खाली होती है वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाती है, वो ये रहता है। हालांकि आप बाद में आपको जैसे आप किन्हीं को अगर ये अगर इलाहाबाद डिवीज़न में अगर यहाँ गाजियाबाद या टुल्ला के आसपास भेज दिया गया और वो इधर बिहार साइड के हों या यूपी के आसपास इधर इलाहाबाद के इधर नज़दीक हों, अगर मिर्ज़ापुर या प्रयागराज जाना हो, तो फिर अगर वहाँ उनकी पोस्टिंग कर दी गई है उधर दूर में ये यहाँ पे अलीगढ़ के आसपास, तो अगर वो इधर आना चाहे, नज़दीक आना चाहेंगे, तो वो नियम वही रहता है कि आप फिर जैसे पोस्टिंग होता है आप एक प्रायोरिटी यहाँ डिवीज़न आके प्रायोरिटी लगाइए, और फिर जब कुछ नई नियुक्तियाँ या कुछ लोगों की नई ये होती है उसमें पोस्टिंग वगैरह होगा, तो फिर सबसे पहले आपको नए को नहीं, यहाँ अगर मिर्ज़ापुर में नहीं, अगर वो ग्रेड 1 की अगर पोस्ट मिर्ज़ापुर में खाली है, ग्रेड 3 का पोस्ट या कोई भी, या तो बाकी दूसरा पोस्ट में भी कोई भी अगर मिर्ज़ापुर में वो पोस्ट खाली है, तो सब नए वाले को नहीं देके पहले वहाँ जिनकी प्रायोरिटी लगी है उनको कंसीडर किया जाएगा, ये रहता है। जैसे अगर किन्हीं को कोई भी स्टेशन मास्टर में हो या कोई ट्रेन मैनेजर में हो, अगर वो इलाहाबाद में उनको या मिर्ज़ापुर में पोस्टिंग या विंध्याचल में पोस्टिंग चाहिए, तो सबसे पहले उनको जो नई अगर वैकेंसी आएगी, तो सबसे पहले जिनकी प्रायोरिटी वहाँ से लगी है उनको यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि वो जिनको प्रायोरिटी, ये नहीं कि अगर यहाँ वैकेंसी ये उस ग्रेड में अगर 4200 ग्रेड में उनकी सबसे पहले जिनकी अगर यहाँ खाली हुआ सीट, जिस ग्रेड की सीट यहाँ उस स्टेशन खाली हुआ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाले को ही ये किया जाता है, ये रहता है। बाकी कभी कभी अगर ऑफिसर चाहते हैं तो कर भी नए लोगों को भी अच्छे, अगर ऑफिसर चाहते हैं तो नए लोगों को भी वहाँ पोस्टिंग कर देते हैं, तो ये रहता है। ये सब रहता है कि आरआरबी में पहले हम इस छोटी सी जानकारी आपको बताया कि आरआरबी में आप ये कैसे डिवीज़न अलाउट होता है। डिवीज़न तो बता ही दिया कि आप कुछ आरआरबी जो है एक ही डिवीज़न की, अगर उस रेलवे के एक ही डिवीज़न की वैकेंसी लेता है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको उसमें वो डिवीज़न, जैसे बता दिया ना कि आरआरबी मुंबई से अगर वेस्टर्न रेलवे मिला तो आपको मुंबई डिवीज़न ही, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई डिवीज़न ही मिलेगा। उसी तरह आरआरबी बिलासपुर से अगर आपको सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर से सेंट्रल रेलवे देखिएगा वैकेंसी बहुत कम रहेगा, तो अगर सेंट्रल रेलवे मिल गया आरआरबी बिलासपुर से, तो सेंट्रल रेलवे मिला तो इसका मतलब आपको नागपुर डिवीज़न ही सेंट्रल रेलवे का नागपुर डिवीज़न ही मिलेगा, ये रहता है। उसी तरह अगर आरआरबी इलाहाबाद से एनआर मिलेगा तो ये आपको लखनऊ मिलने के ज़्यादा चांस है, लखनऊ डिवीज़न या फिर मुरादाबाद। तो उसी तरह हर डिवीज़न की जो है, हर डिवीज़न के अलग अलग ये रहता है, हर डिवीज़न का एक अलग क्षेत्राधिकार बना दिया गया। जैसे चंडीगढ़ डिवीज़न, चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ है, तो ये क्या है, दिल्ली, अम्बाला और जगाधरी, वर्कशॉप, ये सबकी वैकेंसी ये को उसको यानी वहाँ की नियुक्ति करता है। उसी तरह कोलकाता है, आरआरबी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, हावड़ा, सियालदा, एसीआर का भी, खड़गपुर और हेडक्वार्टर मेट्रो प्लस मेट्रो, ये सब की वैकेंसी। तो ये हर आरआरबी का क्या है, आरआरबी का एक क्षेत्राधिकार बांट दिया गया है कि वो यानी उस डिवीजन की एक वैकेंसी उनके यहाँ से जो नियुक्तियाँ होगी उस डिवीजन की नियुक्ति को किया जाएगा। जैसे अब उसी तरह अगर ये आरआरबी मुजफ्फरपुर ईसीआर की सोनपुर और समस्तीपुर की जो अगर वैकेंसी खाली हो गई तो आरआरबी मुजफ्फरपुर द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये हर आरआरबी का एक क्षेत्राधिकार कर दिएगा, उस आधार पर आपको ये डिवीजन अलाउट होगा, ये रहता है जनरली केस में। लेकिन कभी कभी रेयर केस में आपको
यानी उस यानी अगर आरआरबी होता है ना कि अगर आरआरबी रांची से हैं तो धनबाद डिवीजन के ही तो आरआरबी रांची ईसीआर की धनबाद डिवीजन से को लेता है, तो आरआरबी रांची ईसीआर की धनबाद। लेकिन कभी कभी अगर धनबाद डिवीजन में वैकेंसी ज़्यादा हो गई तो आपको ईसीआर में, आपको बाकी ईसीआर में दूसरे डिवीजन में भी भेजा जाता है। तो ये रहता है, और बाकी वही सब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद।